नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रस्तावना या प्रस्ताव क्या है, प्रपोजल या ऑफर। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आइए जानें प्रस्तावना या प्रस्ताव। पूर्वगामी वाक्य खंड में यह व्याख्या की गई है कि एक प्रस्तावना जिसके पीछे विधिक प्रतिफल हो एक करार है। यदि ऐसा करार विधिता प्रवर्तनी हो तो वह संविदा बन जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस कड़ी का प्रारंभिक बिंदु प्रस्तावना अथवा प्रतिज्ञा है। अब इस बात की व्याख्या समीचीन है कि यह प्रस्तावना या प्रस्ताव क्या है और कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। तो प्रस्तावना एवं प्रस्ताव समानार्थी हैं और सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 2A के शब्दों में जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। यहाँ इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि विधि की निगाह में कुछ कार्य करने या कोई किसी कार्य से प्रवृत्त रहने का समान प्रभाव है, जबकि एक सकारात्मक कार्य है और दूसरा नकारात्मक। इस प्रकार प्रस्ताव के दो मुख्य तत्व हैं। प्रथम, किसी कार्य को करने या उससे प्रवृत्त रहने की रजामंदी। द्वितीय, यह रजामंदी अवश्य ही उस व्यक्ति को संज्ञापित हो जिसके लिए संदर्भित प्रस्तावना की गई है। इसे निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से देखा जा सकता है, जहां आ बा को बताता है कि वह वर्ष 2006 के अंत में उससे विवाह करने की इच्छा रखता है। यह कोई प्रस्ताव सृजित नहीं हुआ जब तक कि वह उनसे न कहे कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी, अपनी इच्छा का संज्ञापन करे और उसी समय बा की सहमति प्राप्त करे। नेक्स्ट, जहां आ बा को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है, यह उसके द्वारा उस कार्य को दिए जाने की रजामंदी का संज्ञापन है। इस प्रस्ताव में केवल रजामंदी का संज्ञापन नहीं हुआ, बल्कि साथ ही इस आशय का संज्ञापन भी हुआ कि उस तरफ से सहमति की भी प्राप्ति होगी। आइए जानें प्रस्ताव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, प्रति प्रस्ताव, विकास प्रस्ताव, स्थायी खुली चलत प्रस्ताव, अग्रता, इसका अलग अलग परीक्षण किया जाएगा। सामान्य प्रस्ताव, जनरल ऑफर, यह ऐसा प्रस्ताव है जो जन सामान्य के लिए बिना किसी समय सीमा के किया जाता है। अधिनियम की धारा 8 के शब्दों में कोई भी व्यक्ति जो ऐसे प्रस्ताव की शर्तों का पालन करता है तो यह कहा जाएगा उस प्रस्ताव की स्वीकृति हुई है। इससे संबंधित मामला था कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। जब तक सामान्य प्रस्ताव विखंडित अथवा वापस न ले लिया जाए, तब तक किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसका स्वीकृति कर सकता है, जैसे कि वह चलत प्रस्ताव हो। नेक्स्ट, विशेष प्रस्ताव, जहां तक प्रस्ताव विशिष्ट या विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे विशेष प्रस्ताव कहा जाता है। केवल वही व्यक्ति इस विशेष प्रस्ताव का स्वीकृति कर सकता है, जैसे कि वह विशेष और केवल उसी व्यक्ति के लिए किया गया है। नेक्स्ट, प्रति प्रस्ताव, धारा 2B के अनुसार जब एक व्यक्ति जिसको प्रस्ताव दिया जाता है वह अपनी स्वीकृति देता है, तब प्रस्ताव को स्वीकृत कहा जाता है। इस प्रकार स्वीकृत केवल एक प्रस्ताव के लिए हो सकता है। यदि कोई प्रस्ताव नहीं है तो इसकी स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि ए बी को एक निश्चित
वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेचने का प्रस्ताव करता है और बी ए के प्रस्ताव को जाने बिना समान वस्तु को समान कीमत पर ए के से खरीदने का प्रस्ताव करता है, यह स्वीकृति नहीं है क्योंकि बी को ए के द्वारा किए गए प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। यह केवल प्रति प्रस्ताव है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रस्ताव करते हैं तो इसे पारस्परिक स्वीकृति नहीं कहा जा सकता। इस मामले में कोई भी बाध्यकारी संविदा का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध प्रस्ताव। प्रस्तावक द्वारा किए गए प्रस्ताव को प्राप्त होने पर यदि प्रस्ताव प्राप्त करने वाला प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय शर्तें लगाता है जिसके कारण मूल प्रस्ताव के शर्तों में परिवर्तन हो, इसे विरुद्ध प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है। विरुद्ध प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति होती है। नेक्स्ट है स्थायी अथवा सतत अथवा खुला प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जो जनसामान्य के लिए किया गया हो, यदि इसे निश्चित समय के भीतर स्वीकृत किया जाना हो, इसे स्थायी अथवा सतत अथवा खुला प्रस्ताव कहते हैं। किसी वस्तु या सामान की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण स्थायी प्रस्ताव का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए जानें प्रस्ताव से संबंधित नियम। रूल ऑफ रिलेटिंग टू ऑफर। एक वैध एवं मान्य प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित नियम है। पहला, प्रस्ताव विधिक संबंध सृजित करने के इरादे से होना चाहिए। यदि यह प्रतिगृहित हो जाए तो परिणाम एक मान्य संविदा के रूप में होगा। रात्रि भोज पर अपने मित्र को आमंत्रित करना एक सामाजिक गतिविधि है। यह विधिक संबंध सृजित नहीं करता अथवा कोई अधिकार या दायित्व सृजित नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रस्ताव को निश्चित एवं निर्दिष्ट होना चाहिए, इसे अनिश्चित नहीं होना चाहिए। यदि प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट हैं तो यह स्वीकृति योग्य है, क्योंकि अस्पष्टता किसी संविदात्मक संबंध को स्थापित नहीं करती। उदाहरण स्वरूप, ए बिना किसी संकेत के कि किसी प्रकार का 100 क्विंटल तेल बेचने का प्रस्ताव कर रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार का तेल बेचेगा। यह अस्पष्टता किसी प्रकार के संविदात्मक दायित्व का स्थापना नहीं करती, किंतु यदि यह स्पष्टता समाप्त कर दी जाए तो यह मान्य प्रस्ताव होगा। जैसे यदि उक्त उदाहरण में आ इस बात का उल्लेख करे कि वह चमेली का तेल बेचेगा, वहाँ इस प्रस्ताव को अस्पष्ट प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्ताव को अभिव्यक्त या गर्भित होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्ताव को प्रस्ताव के आमंत्रण से भिन्न होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्ताव या तो विशिष्ट हो सकता है या सामान्य। नेक्स्ट, प्रस्ताव को उस व्यक्ति को संसूचित होना चाहिए जिसके लिए वह बनाया गया है, अन्यथा प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं कर सकता। वह प्रस्ताव इसलिए प्रतिगृहित नहीं कर सकता क्योंकि उसे उस प्रस्ताव के अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। इस परिस्थिति में ना तो किसी विधिक दायित्व का स्थापना होगा और ना ही किसी विधिक अधिकार की। नेक्स्ट, प्रस्ताव इस मत से बनाया जाना चाहिए कि उसके लिए प्रस्ताव ग्रहीता की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्ताव सशर्त हो सकता है, किंतु उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जो स्वीकृति के मार्ग में बाधा हो। जैसे प्रस्ताव यह नहीं कह सकता कि यदि अस्वीकृति की संवहन निश्चित समय में नहीं मिला तो प्रस्ताव को प्रतिगृहित माना जाएगा। आइए जानें प्रस्ताव के लिए आमंत्रण क्या है। व्हाट इज इनविटेशन ऑफ ऑफर। एक प्रस्ताव और प्रस्ताव का आमंत्रण समान नहीं है। दोनों के मध्य अंतर को समझना आवश्यक है। एक प्रस्ताव निश्चित होता है, इसमें संविदा का आशय होता है। प्रस्ताव का आमंत्रण प्रस्ताव निर्माण का पूर्ववर्ती कार्य है। यह मात्र सौदे के लिए प्रेरणा है। वास्तव में प्रस्ताव का आमंत्रण सौदे के स्थापना का मसौदा होता है और स्वीकृति के लिए नहीं होता है। प्रस्ताव के आमंत्रण में प्रस्तावक द्वारा इस बात की रजामंदी नहीं होती कि वह अपने प्रस्ताव से बाध्य है। यह केवल कुछ विशेष शर्तों सहित सौदे के लिए प्रस्ताव
वक्त मात्र होता है, वह जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकृति योग्य नहीं होता। जहाँ एक व्यक्ति पुस्तकों का स्टॉक बेचने का विज्ञापन निकालता है, यहाँ एक प्रस्ताव का आमंत्रण मात्र है, प्रस्ताव नहीं। यह विज्ञापन प्रस्ताव की प्राप्ति के लिए है ताकि आगे का सौदा तय हो सके। अधिनियम की धारा 2A इस बात को बहुत स्पष्टता बताती है कि प्रस्तावक के इस रजामंदी की अंतिम अभिव्यक्ति होती है कि वह यदि अन्य पक्षकार द्वारा प्रतिगृहित कर ली गई है तो वह बाध्य होगा। यहाँ एक बात प्रस्ताव प्रतिगृहित के लिए भी है कि वह प्रस्ताव की शर्तें से सहमति की रजामंदी व्यक्त करें। यह निर्धारित करने के लिए कि किया गया कथन प्रस्तावना का आमंत्रण है, कसौटी यह है कि उसका आशय देखा जाए। यदि कथन करने वाले का आशय यह दर्शित करे कि स्वीकृति के बाद वह बाध्य होना चाहता है, वहाँ वह एक प्रस्ताव करता है। जबकि यदि उसका आशय यह दर्शित करे कि कुछ अन्य कार्य किया जाना है तो वह प्रस्ताव का आमंत्रण होगा। बाध्यता का आशय यह आवश्यक वस्तु है जिसे देखा जाएगा। इससे संबंधित मामला हार्वे बनाम फैंसी 1893 AC 552 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के आमंत्रण के संदर्भ में अंतर स्पष्ट बताया है। प्रस्तुत मामले में वादी ने प्रतिवादी से तार के माध्यम से 2 सवाल पूछे। क्या तुम हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे? और सेकंड, तार टेलीग्राफ का न्यूनतम रोकड़ मूल्य। प्रतिवादी ने टेलीग्राम के माध्यम से उत्तर दिया कि बम्पर हॉल पेन का मूल्य $900 है। वादी ने अगला टेलीग्राम यह भेजा कि वह बम्पर हॉल पेन को $900 में खरीदने के लिए सहमत है। यद्यपि प्रतिवादी ने अपनी सहमति या संपत्ति उक्त कीमत पर बेचने से मना कर दिया। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर किया कि उनके मध्य $900 में संपत्ति बेचने का प्रस्ताव था और वे उस प्रस्ताव से बाध्य थे। यद्यपि न्यायिक समिति के सदस्य वादी के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों के आधार से सहमत नहीं थे। प्रतिवादी ने केवल दूसरे प्रश्न का उत्तर न देकर उसने उस संपत्ति को बेचने की स्वीकार्यता को संरक्षित कर लिया था, अतः दोनों के मध्य कोई प्रस्ताव नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि मात्र न्यूनतम मूल्य का कथन ही इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि उनके बीच एक गर्भित विक्री संविदा हो गई जिसने केवल मूल्यों का परीक्षण किया है। उपयुक्त निर्णय को मैकफर्सन बनाम अपन्ना 1951 SC 184 में लागू किया गया, जिसमें संपत्ति के मालिक ने यह कहा था कि वह 6000 से कम मूल्य स्वीकार नहीं करेगा। यह प्रस्ताव सृजित नहीं हुआ बल्कि प्रस्ताव का निमंत्रण था। इसी प्रकार वस्तुओं की नीलामी द्वारा बिक्री में नीलामीकर्ता नीलामी में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के हाथ संविदा नहीं करता। नीलामी किसी वस्तु की बिक्री को केवल आमंत्रण होता है। उस नीलामी में क्रय के आशय से उपस्थित व्यक्तियों को नीलामी वस्तु बिक्री का आशय नहीं होता। क्रय विक्रय के प्रस्ताव के निमंत्रण का उदाहरण निम्नवत है। पहला, एक कंपनी का जन सामान को शेयर विक्रय का आमंत्रण। दूसरा, दुकान की खिड़की पर बिक्री हेतु सामग्री रखना। तीसरा, नीलामी बिक्री का विज्ञापन। चौथा, मूल्य के निरीक्षण हेतु भेजी गई मूल्य सूची। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।